मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, जय भारत, जय हिंद सबको। नमस्कार। आपका स्वागत है फिर जीजीजीएस के एक सुनहरे मौका प्रोग्राम में, जहां पर ये सेकेंड डे में हम डिटेल में समझेंगे हमारा सेल्स कैसे अफेक्ट होता है और कैसे ग्रो हो सकता है। हमारा ब्रांड हमारा जो स्टोर का नाम है उसको पॉपुलर कैसे कर सकते हैं और उससे सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे एरिया में जितना भी कंपटीशन है या हमारे एरिया में जितने भी अदर ब्रांड्स है, उनके साथ हम कैसे चल सकते हैं हैंड इन हैंड, और हम हमारी स्पेशलिटी को कैसे कंटिन्यूसली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बहुत सारा इनसाइट जानेंगे डिजिटल मीडिया के लिए, हम बहुत सारा इनसाइट जानेंगे ब्रांड्स के लिए, बहुत सारा इनसाइट ऐसा जानेंगे जो हमारा सेल्स बढ़ाएगा। फाइनली यहां सब बिजनेसमैन है, सब बिजनेसमैन ज्वेलर्स है। तो ज्वेलर्स भाइयों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको गहराई से समझिए, बिकॉज जो छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं ना, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कल के लिए प्रोग्राम के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। इतना इतना सक्सेस और इतना हैप्पीनेस मुझे लाइफ में आगे कभी भी नहीं मिला। मेरे को 100 से ज्यादा कॉल्स आए, 200 प्लस व्हाट्सएप मैसेजेस आए, एप्रिशिएशन के, क्वेश्चंस के, क्वेरी के और कनेक्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है ब्रांड। हमारा ब्रांड ब्रांड क्या है? हम मार्केट में हर जगह जाते हैं, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक सोते हैं, हर चीज में ब्रांड है। आपका टूथपेस्ट ब्रांड है, आपका कंघी, आपका फूड, आपका टीवी, आपका कंप्यूटर, आपके कपड़े, आपकी चाय, आपकी शक्कर, आपके टेबल चेयर्स, आपकी हर चीज एक ब्रांड है। हर चीज, रात में सोने तक, स्लीप वेल का बेड, हर चीज एक ब्रांड है। आपका फोन, आप पूरे पूरी लाइफ ब्रांड से जुड़े हुए हैं, ब्रांड से गहरे हुए हैं। ब्रांड इतना मैटर करता है एक लाइफ में। लेकिन हम ये तो समझे ज्वेलरी में कि ब्रांड होता क्या है। हमें ये मालूम है कि एडवर्टाइजिंग करते हैं, हमें ये मालूम है कि हम हमारे बारे में कुछ प्रचार करते हैं, हम कुछ एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लेकिन ब्रांड है क्या पहले ये तो समझे। बिकॉज मैं ये समझता हूं कि जो दूसरी पीढ़ी जो बिजनेस में आई है, उन्होंने जो बड़ी बड़ी कॉलेज में से जो एमबीए किया है या मास्टर्स किया हुआ या ग्रेजुएशन किया है, उनको इसका थियरी मालूम है। ब्रांड का थियरी दुनिया के एडवर्टाइजिंग के जो भगवान फिलिप कोटलर, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने ब्रांड की परिभाषा बहुत क्लियर बताई है कि ब्रांड एक प्रॉमिस है। इट्स अ बास्केट ऑफ प्रॉमिस। एक पूरा बास्केट वचन से भरा हुआ है। आपका ब्रांड आपका प्रॉमिस है। आप किसी को वचन देते हो, ये ब्रांड है। मर्सिडीज का ब्रांड प्रॉमिस क्या है? मोस्ट ऑफ द लोग जो आप में ज्वेलर है वो मर्सिडीज यूज करते हैं। मर्सिडीज का ब्रांड प्रॉमिस क्या है? मर्सिडीज का ब्रांड प्रॉमिस लग्जरी है। आप जब अंदर बैठते हो तो हाथ ऐसे करके, लोगों को ऐसा फोन रख के, ऐसा देख के आप डेफिनेटली डेफिनेटली लोगों को अपना इंप्रेशन क्रिएट करते हो, जिसको एक ब्रांड का एक पोजीशन दिखाया जा सकता है। आपका एप्पल फोन क्या है? एप्पल फोन का ब्रांड प्रॉमिस क्या है? लोगों की लाइफ एनरिच करता है। हम ये समझते हैं कि सुबह से लेकर रात तक जितने भी ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने बारे में कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया हुआ है। इसमें इतने पर्सनल इंडिविजुअल्स है जो भी खुद एक ब्रांड है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप जब भी कुछ कम्युनिकेट करते हो, आप ब्रांड की जर्नी शुरू करते हो। सो ब्रांड एक प्रॉमिस है, वचन। क्या वचन है?
आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत बार होता है कि आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर किसी को पैसा देना है या अगर कुछ स्टॉक देना है, तो आप सिर्फ फोन पे कहते हो मैं XYZ ज्वेलर बोल रहा हूं, भैया उसको एक 2 किलो माल दे दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। मतलब वो क्या हुआ, आपका नाम, आपका एग्जिस्टेंस बहुत मैटर करता है, आपका प्रॉमिस बहुत मैटर करता है। आप बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं जो आज की टाइम में रेलेवेंट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। आप सबने उनकी जर्नी बहुत बहुत क्लियरली देखी हुई है कि एक चाय वाले की जर्नी के साथ आज एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और ये सब जर्नी में जब वो चीफ मिनिस्टर थे या जब वो उनसे पहले भी जब कोई पॉलिटिक्स में थे, तब लोग उनको आइडेंटिफाई नहीं करते थे, बहुत वेरी फ्यू लोग उनको जानते थे। लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, दुनिया उनको जानती है, दुनिया उनको देखती है, और उनकी सक्सेस का 80% श्रेय किसको जाता है? उनकी सक्सेस का 80% श्रेय जाता है उनकी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, उनकी ब्रांडिंग को। अब की बार मोदी सरकार। अभी आप ये देखिए कि ब्रांडिंग में मी टू ब्रांडिंग भी होती है, मी टू ब्रांडिंग भी होती है। मी टू ब्रांडिंग क्या होती है? अगर इस बार दूसरी कोई पार्टी ये यूज करे कि अब की बार आम आदमी पार्टी या अब की बार कांग्रेस सरकार या अब की बार कोई और पार्टी, तो वो कॉपी माना जाता है। एडवर्टाइजिंग में कॉपी को बढ़ावा नहीं मिलता। एडवर्टाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, मेरे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आप सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एडवर्टाइजिंग में कॉपी ज्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपनी इंप्रेशन क्रिएट कीजिए। अगर आपको मालूम है कि कोको कोला का, बहुत क्लियर एग्जांपल लीजिए, ठंडा मतलब कोको कोला, ये कैंपेनिंग, ये एडवर्टाइजिंग, ये ब्रांडिंग आई थी नेपाल में से। जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी नेपाल गई और उन्होंने उनको स्टडी किया, जैसे हम कहते हैं हमारे शोरूम में या हमारे घर में कोई मेहमान आता है, तो हम क्या कहते हैं हमारे ऑफिस बॉय से या पियून बॉय से, जा एक ठंडा लेके आया इनके लिए। तो उसको मालूम है कि बॉस के लिए क्या ठंडा लाना है। वो ऑरेंज जूस समझता, मैंगो जूस समझता, या कोको कोला समझता, या पेप्सी समझता। वैसे ही जब आप नेपाल जाओगे, नेपाल में ऐसा है कि नेपाल में चीजो दीनी कहते हैं। नेपाली में एक ठंडा दो मतलब चीजो दीनी। अगर आप शोरूम में कोई कोल्ड ड्रिंक के स्टोर पे गए और आपने कहा चीजो दीनी, उसका मतलब वो कोक रखेगा। अगर वो पेप्सी रखता है, अगर वो थम्स अप रहता है, तो वो चीजो दीनी नहीं है, वो कोल्ड ड्रिंक पेप्सी है। सो कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला बनने के लिए बहुत टाइम लगा उनको लोगों के माइंड में बिठाने के लिए, और उनके लिए वो ब्रांड प्रॉमिस निभाना एक बहुत बड़ी बात थी। आज की तारीख में थोड़े ही साल पीछे चले जाइए, इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड ब्रांड कौन सा था? इंडिया का सबसे बड़ा डायमंड ब्रांड कौन सा था? सबको मालूम है, गीतांजलि। उनके सब कैटेगरीज, उनके ब्रांड्स लोगों के दिमाग में बैठ गए थे, इतना दिमाग में बैठ गए थे कि लोग क्रेजी हो गए थे। डायमंड को 1 रुपए का 5 रुपए में बिकता है, 1 रुपए का 10 रुपए में बिकता है, पॉसिबल था, क्योंकि उसका ब्रांड परसेप्शन, उसका ब्रांड परसिवियरेंस इतना क्लियर था कि उन्होंने इस चीज को इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया। ब्रांड कैसे डूबता है, वो जर्नी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेशन हमारा प्योरली ब्रांड का है। लेकिन मैंने अपने 15-16 साल के जर्नी में जो गीतांजलि को एडमायर किया है, जिस तरह से वो उभरता हुआ ब्रांड आया, इट वॉज अमेजिंग। एक और चीज आपको नोट करा दूं, ज्वेलरी में, प्रोडक्ट में, ज्वेलरी में, प्रोडक्ट में आपका
आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो रिंग रहेगा, चेन रहेगा, ब्रेसलेट रहेगा, बैंगल्स रहेगा, नेकलेस। प्रोडक्ट ब्रांडिंग कभी भी नहीं होगी, अब तक तो नहीं हुई है। कंपनी ब्रांडिंग हो सकता, प्रोडक्ट ब्रांडिंग नहीं होगी। बिकॉज जब आप एक वॉच पहनते हो, या आप एक शर्ट पहनते हो, या आप एक जूता पहनते हो, उसका नाम, उसका लोगो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर देता है। आपने गले में कौन से ब्रांड की चेन पहनी है, पीसी ज्वेलर की है, तनिष्क की है, कल्याण की है, या लोकल ज्वेलर की है, वो कभी भी डिस्क्राइब नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज्वेलर्स ऑलवेज कोशिश करते हैं कि अपने बिजनेस को ब्रांड बना पाए। बहुत सारे ऐसे ज्वेलरी स्टोर्स मैंने देखे हुए हैं जहां पर लोग ब्रांड का बॉक्स मंगाते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे देखे हैं मैंने, जैसे ओरो बैंगल्स एक ब्रांड था, ईटान एक ब्रांड है, सॉरी ओरो बैंगल्स एक ब्रांड है, ईटान बैंगल्स एक ब्रांड है, फिर डायमंड्स में कोई एक ब्रांड है, कृष्णा एक ब्रांड है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, जैसे पृथ्वी डायमंड्स एक ब्रांड है। बहुत सारे लोग इस ब्रांड का बॉक्स मंगाते हैं, इसका पहला स्टॉक मंगाते हैं। इसका माल जैसे ही बिक जाता है, रिप्लेनिश में लोकल कारीगर से माल लेके उस बॉक्स में रखते हैं और उसको ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बहुत जगह देखा हुआ है। इसीलिए बिकॉज उस प्रोडक्ट पे वो ब्रांड रिप्रेजेंट नहीं करता है, वही फायदा हुआ है। लेकिन उनके नुकसान भी बहुत है, मैं लेटर डिस्कस करूंगा उनका। मेरी पहली चीज है, प्लीज अपने प्रॉमिस, अपने वचन को डिफाइन कीजिए। मेरे ज्वेलर भाई, इंडिया में ब्रांड की समझ 1% से भी कम है, 1% से भी कम है। ज्वेलर भाइयों को ब्रांड क्या है वो समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। एडवर्टाइजिंग में इसके बाद आता हूं मैं कुछ ब्रांड्स के नाम लूंगा, उस ब्रांड का प्रॉमिस क्या है, थोड़ा सोचिए, समझिए और जानिए। वॉल्वो एक ब्रांड है, वॉल्वो। वॉल्वो क्या प्रॉमिस करता है? इट्स द सेफेस्ट कार, सबसे सेफ कार वॉल्वो है। फरारी क्या प्रॉमिस करता है? स्पीड, फरारी स्पीड प्रॉमिस करता है। टिफनी, कितने लोगों ने टिफनी के बारे में सुना है? टिफनीज, आपको मालूम है आपका 1 कैरेट का जो हीरा आपके पास रिंग में जो आप पहनते हो, उसकी कीमत, अच्छे से अच्छी क्वालिटी की कीमत, आप लोग 8 लाख से 15 लाख के बीच में 1 कैरेट का हीरा रिंग में आप बेचते हो। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है तो टिफनीज यही हीरा 20 लाख से शुरू करता है। और वो कैसे बेच पाता है इसको, किस तरह बेच पाता है? बिकॉज ये हीरा कह के नहीं बेचता है, ये बेचता है ब्रांड से। स्टेटमेंट मेकिंग थिंग, स्टेटमेंट, अपना रुतबा, अपनी एटीट्यूड। ब्रांड सब कुछ कर सकता है अगर इसको, ब्रांड को समझा जाए, ब्रांड को सही में समझा जाए। बहुत एक क्लियर एग्जांपल है, बहुत छोटा एग्जांपल है। आपको मालूम है कि मछलियां, फिश, कितने अंडे देती है एक समय पे? कोई बता सकता है मछलियां कितने अंडे देती है एक समय पे? गिनती नहीं है, 100, 150, 200 अंडे एक साथ देती है। और अगर उसको वर्सेस मुर्गी, चिकन, कितने अंडे देती है? 1 अंडा देती है। लेकिन मछलियां जब 100-200 अंडे देती है, वो चिल्लम चिल्ली नहीं करती है। और चिकन जब 1 अंडा देती है तो पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ जाता है उसने अंडा दिया है। इसका मतलब यह है, दोनों चीज आपके लिए रिलेवेंट है। आप मास ज्वेलर हो या आप निश प्रीमियम लग्जरी ज्वेलर हो, आपका जो सेक्टर, जो चिल्लम चिल्ली का जो सिस्टम होना चाहिए, वो हम आगे इससे समझेंगे। अभी हम आते हैं ब्रांड का जो पहला वर्टिकल, जिसके नीचे हम आते हैं, जिसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग कहते हैं। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग के 4 पहलू है, 4 फेज है। पहला है स्ट्रेटजी। मैं फिर चलता हूं महाभारत की ओर। आई एम श्योर वो रिलेवेंट, बिकॉज मेरे लिए महाभारत सबसे अच्छा स्ट्रेटजी मैनेजमेंट किताब है मेरे लिए, जिनसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सीखा है। शकुनी मामा को याद कीजिए आप लोग। शकुनी मामा लड़ाई से पहले
अपने कक्ष में अपने सारे भांजों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी, जिसको रणनीति कहते हैं, वो तैयार करते हैं। और रणनीति में कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन किसको घेरेगा और कहां आक्रमण करेगा, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्ट्रेटेजी पहली चीज है, आपने अपने ब्रांड का ब्रांड प्रॉमिस, उसकी स्ट्रेटेजी क्लियर कर लेनी है कि मेरे ब्रांड प्रॉमिस का स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत सारे ज्वेलर भाई मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं हम तो साल में 2 बार एडवर्टाइजिंग करते हैं। वो 2 बार एडवर्टाइजिंग में हम दिवाली पे करते हैं, हम अक्षय तृतीया पे करते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम हमारे क्रिएटिव वाले लोगों को बुलाते हैं। वी कॉल आवर क्रिएटिव एजेंसी एट द टाइम ऑफ दिवाली एंड एट द टाइम ऑफ अक्षय तृतीया। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एक अच्छा सा एड बना के दे, अच्छा एड बना के दे जो मेरे नाम को सूट करे, मेरे ब्रांड को सूट करे, और दुकान खोलने से पहले बाहर राशन की जैसे लाइन लगती है वैसे लाइन लग जाए। अब वो बंदा क्या करता है, उसको स्ट्रेटजी नहीं मालूम, उसको सिर्फ क्रिएटिव मालूम है, बिकॉज वो क्रिएटिव एजेंसी है। 99% ज्वेलर का ये एक्सपीरियंस रहता है जो मैंने अपने 15-16 साल के तजुर्बे में देखा हुआ है। अब वो क्या करता है, घर जाता है, अपने 2-3 बंदे लोग को बुलाता है और गूगल में जाके एडवर्टाइजिंग सर्च मारता है और अच्छे ब्रांड्स के 10-20 एडवर्टाइजिंग निकाल के अपने स्क्रीन बोर्ड पे रखता है। एक्सक्यूज मी। अब वो क्या करता है, उसमें से आपका लोगो बड़ा सा लगा देता है, एक अच्छा एडवर्टाइजिंग का इमेज मॉडल का लगा देता है या प्रोडक्ट का लगा देता है जो आपको पसंद आए। उसमें कस्टमर आए ना आए नहीं मालूम है मुझे, लेकिन आपको पसंद आए वैसा क्रिएटिव कलर लगा के आपके पास आ जाता है कि सर आप बताइए इसमें लिखना क्या है। बिकॉज इस बंदे को एडवर्टाइजिंग का स्ट्रेटजी मालूम ही नहीं है। वो आपसे पूछता है भैया बताइए इसमें हम डिस्काउंट लगा देंगे, हम इसमें प्राइस लगा देंगे, हम इसमें ऑफर लगा देंगे, हम इसमें क्वालिटी लगा देंगे, हम इसमें क्या लगाएंगे। और इसी का कारण है कि बहुत सारे ज्वेलरों ने एडवर्टाइजिंग में इतना पैसा वेस्ट किया है, इतना पैसा वेस्ट हुआ है आप लोग का जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और मैंने 100 से ज्यादा ज्वेलरों को सुना है, जब उनको मैं मिलता हूं 100 से ज्यादा ज्वेलर ये कहते हैं भैया आप एडवर्टाइजिंग में कुछ रहा नहीं है, हमने एड भी लगा दिया, पेपर एड भी कर दिया, होर्डिंग भी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, अब एडवर्टाइजिंग फालतू है, अभी हम बैठेंगे आराम से और कस्टमर आते जाएगा। कस्टमर आएगा कहां से, कस्टमर जो आपको जानता ही नहीं वो आपके पास कैसे आएगा, उसको कहां से मालूम पड़ेगा कि आपके पास 5 नए डिजाइन के पीस आए हुए हैं, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी जो सर्विस है वो सबसे बेस्ट है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि प्राइस फैक्टर या डिजाइन फैक्टर में आप माहिर हो। एडवर्टाइजिंग के 4 पहलू में पहला पहलू है स्ट्रेटजी, सेकंड पहलू है कंटेंट, कंटेंट कहानी। आपने स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली, लेकिन उसका दूसरा पहलू है कंटेंट यानी कम्युनिकेशन, दूसरा पहलू है। कंटेंट अगर सही हो, अगर आपने कह दिया कि मैं विश्वास मेरा ऑफरिंग है, मैं 3 पीढ़ियों से 150-200 साल से ज्वेलरी में हूं और अगर विश्वास मेरा ऑफरिंग है तो आप कह सकते हैं 100 साल से पीढ़ियों का विश्वास। मतलब ऐसा कुछ कंटेंट तैयार कर सकते हैं जिससे आपका कस्टमर, उसकी दादी आपके पास खरीदने आती थी, उसकी बहू आपसे खरीदने आती थी, लेकिन जब यंग जनरेशन आ रहा है वो कहता है दादी हम तो ब्रांड में जाएंगे, आप लोकल ज्वेलर के पास मत जाइए, बिकॉज उनके पास शायद डिजाइन नहीं मिल सकती है। डिजाइन नहीं मिल सकती है ऐसा नहीं है, डिजाइन बहुत सारी होती है, लेकिन आपका जो कनेक्ट है पीढ़ियों से वो कनेक्ट कहीं ना कहीं छूट गया है। प्लस
आप जब अपना शोरूम अपने गांव से निकलकर कोई दूसरे शहर में या दूसरे गांव में जाते हो, दूसरे शहर में, तब वहां की लेगेसी को कैसे कंटेंट के थ्रू निभाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप समझते हो कि 200 किलोमीटर दूर या 250 किलोमीटर दूर अगर मैं चले जाऊं, वहां मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर आते थे सालों से, और मैं अपना शोरूम वहां चालू करूं तो वहां से शायद अपने पास 50, 100, 150, 200, 500 कस्टमर आते थे या 1000 कस्टमर आते थे। लेकिन अब जब मैं दूसरे एरिया में जा रहा हूं, वहां ऑलरेडी पीढ़ियां बैठी हुई है जो बड़े बड़े ज्वेलर हैं। आज आपका मुकाबला उनके साथ है। एक्सक्यूज मी। बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपना कंटेंट कैसे ले जाते हो, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। मैं थोड़ा रिवर्स आता हूं क्योंकि यहां बहुत सारे मैसेजेस हो रहे हैं, उसमें स्ट्रेटेजी जानना है। स्ट्रेटेजी ये है कि आप पहले अपने आप से सवाल कीजिए, आप अपने शोरूम में अपने स्टाफ से बैठ के सवाल कीजिए, आप अपने परिवार में बैठ के सब मिलके सवाल कीजिए, आप अपने दोस्त के साथ बैठ के सवाल कीजिए, आप अपने 50-100 कंज्यूमर लॉयल कस्टमर को फोन करके सवाल कीजिए कि आप मेरे शोरूम में क्यों आते हो, मेरी क्या स्पेशलिटी है, हमारी क्या स्पेशलिटी है जिसकी वजह से कस्टमर हमारे शोरूम में आता है और सालों से आ रहा है और आज भी कंटिन्यूअसली आ रहा है। कोई कहेगा विश्वास से आ रहा है, कोई कहेगा प्राइस की वजह से आ रहा है, कोई कहेगा बहुत डिजाइन है, कस्टमर थक जाता, स्टॉक खत्म नहीं होता, कोई कहता है आपके पास अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एक टच है। सो बहुत सारी कहानियां हो सकती है, लेकिन क्या कहानी आप पे सूट करती है, क्या कहानी आप पे सूट करती है। अगर मैं ये कहूं कि हम सब पेरिस के लिए टूर बनाएं, तो पेरिस में पहली चीज आप क्या देखने जाओगे, पेरिस में ऐसा क्या है जो हम देखने जाएंगे। सबको लोग आईफिल टावर ही बोलेंगे, बिकॉज सबने लंबा सा देखा हुआ है। अगर मैं कहूं हम लोग सब अमेरिका घूमने जाएंगे, प्लीज कोरोना मत बोलिए, हम लोग अगर अमेरिका घूमने जाएंगे, लोग कहेंगे हम लास वेगस देखेंगे या डिज्नीलैंड देखेंगे या स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखेंगे, ये सब नाइग्रा फॉल्स देखेंगे, वेरी गुड। सो ये सब अपने में खुद एक ब्रांड है। जैसे हैदराबाद का हुसैन सागर लेक या चार मीनार या इंडिया का इंडिया गेट। मैं ये कहता हूं आप अपने लिए स्ट्रेटेजी में ब्रांड स्टोरी पहले फिक्स कर लीजिए। कभी कभी आप कहते हो विश्वास बहुत महत्वपूर्ण रखता है, फिर कहते हो आप हम बहुत सस्ते हो गए हैं, फिर कहते हो कि हमारी डिजाइनें सबसे अच्छी है, फिर कहते हो कि हम और लाएंगे, फिर कहते हो हम। सो कुछ ना कुछ स्टोरी बदलती रहती है, जिसकी वजह से जो नया कस्टमर आपके शोरूम में आता है ना, वो कंफ्यूज रहता है कि ये भाई बोलना क्या चाह रहे हैं। सो पहली चीज है स्ट्रेटजी, दूसरी चीज है कंटेंट यानी कम्युनिकेशन, तीसरी चीज है इसका क्रिएटिव तैयार करना, क्रिएटिव तैयार करना, क्रिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव तैयार करना। मैं एज अ कंसल्टेंट तनिष्क ब्रांड को बहुत एडमायर करता हूं, उनकी सारी एडवर्टाइजमेंट टीवी कमर्शियल्स को बहुत एडमायर करता हूं। उनकी हर एक एड मेरे दिमाग में इतनी बैठ जाती है और इतना प्यार से उसको एडमायर करता हूं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आप अगर गूगल में एड टाइप्स करेंगे ना, आप 1000 एड देख सकते हैं। सो तीसरी चीज है आपका क्रिएटिव तैयार करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्रिएटिव एजेंसी को यह समझ में आना कि इस ज्वेलर को अगर मैं पॉपुलर बनाना है तो मैं कैसा क्रिएटिव बनाऊं, कैसी डिजाइन बनाऊं, मैं कॉपी ना करके इनके लिए कुछ नया ऐसा बनूं। अमूल एक कंपनी है जिसको मैं इतना एडमायर करता हूं, फैंटास्टिक एडवर्टाइजमेंट करती है, फैंटास्टिक एडवर्टाइजमेंट। जेट ब्लू भी एक है जिनका क्रिएटिव स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ब्रांड का कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। चौथी चीज है जिसमें मैक्सिमम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, गिव अप कर देते हैं,
बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है इज इंप्लीमेंटेशन। सबसे ज्यादा चैलेंजेस इंप्लीमेंटेशन है। जिन ज्वेलरों ने इस 4 फेज को नहीं समझा है, जिन ज्वेलर को ये मालूम ही नहीं है कि एडवर्टाइजिंग के ये 4 फेज है, और डायरेक्ट क्रिएटिव में जब जंप कर लेते हैं, तब प्रॉब्लम ये आता है कि हम एडवर्टाइजिंग थोड़े टाइम के बाद बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, एडवर्टाइजिंग का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। फाइनल चीज को लास्ट जंप करना है। फाइनल चीज को बहुत प्रॉब्लम है जब डायरेक्ट आप किसी क्रिएटिव एजेंसी को बुला के कहते हैं एड बना के दो। पहले फेस को जंप मत कीजिए। फिर आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एडवर्टाइजिंग कहां करना। अगर हम छोटे ज्वेलर है, मेरे पास तो एडवर्टाइजिंग बजट ही नहीं है। हम अगर छोटे ज्वेलर है, हमारे पास छोटा स्टॉक है, छोटा शोरूम है, तो हम तो 2 लाख रुपए का एडवर्टाइजिंग होर्डिंग नहीं लगा सकते, 20 लाख रुपए की टीवी एड नहीं बना सकते, हम रेडियो जिंगल भी कंटिन्यूसली शायद नहीं दे सकते स्लॉट। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, बराबर समझिए आप लोग। पहली चीज, ज्वेलर छोटा हो, मीडियम हो, एवरेज हो कि बड़ा हो, सबके पास, सब ज्वेलर के पास अपना एडवर्टाइजिंग बजट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के टाइम पे ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि मेरे अगले साल का बजट 1 लाख रुपया रहेगा। 1 लाख रुपया मेरा साल का बजट रहेगा। वहां से शुरुआत कीजिए, 50 लाख से शुरुआत मत कीजिए। 1 लाख रुपया मैं साल में स्पेंड करूंगा। अभी मेरा कस्टमर शोरूम में जो आ रहा है, 20 वॉक इन डेली आ रहा है। पहले अपना सेल्स का गोल बनाइए। सेल्स गोल बनाए बिना एडवर्टाइजिंग का सोचिए मत। मैं अगर चाहता हूं कि मेरे 20 कस्टमर 25 में कन्वर्ट हो जाए, 20 से 25% कस्टमर वॉक इन बढ़े, तो मैं एडवर्टाइजिंग का 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एडवर्टाइजिंग बजट के लिए प्लान कर सकता हूं। एडवर्टाइजिंग बजट में नॉर्मली यह समझा जाता है कि आपकी नेट प्रॉफिट का 1% आपको एडवर्टाइजिंग में यूज करना है। आपकी एडवर्टाइजिंग का 1% आपको आपके अगले साल के एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करना है। नेट प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट का 1% यूज करना है। वो भले ही 1 लाख रुपया रहे। अब जब आप ये बजटिंग करते हो, इसको आप 4 क्वार्टर में ब्रेक कीजिए। 4 क्वार्टर में आने वाली सीजन, आने वाली ऑफ सीजन को ध्यान में रख के ब्रेक कीजिए। शायद दिवाली बहुत बड़ा सीजन हो सकता है सबके लिए, तो उसमें आप 60% बजट यूज कर लीजिए। अक्षर तृतीया बहुत अच्छा हो सकता है, शायद आप 30% बजट यूज कर लीजिए। बाकी के ऑफ टाइम में आप बजट को 10%, 20%, 30% ला सकते हैं। बहुत बहुत पॉसिबल है अगर इसको बजटिंग करने के लिए आप पहले बैठे तो। और ये समय आपके लिए सही समय है, एग्जैक्टली सही समय है बजटिंग स्टार्ट करने के लिए, स्ट्रेटेजी पे सोचने के लिए। घंटों तक आप डिस्कस कर सकते हो अपने बारे में, और कम्युनिकेशन, अगला कम्युनिकेशन तैयार करने के लिए जब लॉकडाउन खुलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज डिस्कवर कीजिए कि आप कौन है। एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज में इसको कहते हैं पोजिशनिंग। पोजिशनिंग, हमने बहुत बार ये वर्ड यूज किया होगा। एडवर्टाइजिंग लैंग्वेज में आप कौन है वो कहते हैं पोजिशनिंग। मतलब मैं ज्वेलर हूं जो विश्वास के लिए हूं, मैं ज्वेलर हूं जो डिजाइन के लिए हूं। मतलब आप अपने आप को डिफाइन कीजिए, जिसको कहते हैं पोजिशनिंग। दूसरा चीज आता है, मैं किसको बेचना चाह रहा हूं, मैं किसको बेचना चाह रहा हूं। पहली चीज है हु एम आई, मैं कौन हूं। दूसरा यह है मैं किसको बेचना चाह रहा हूं। मेरा कस्टमर, अगर मेरे पास बड़े सेट्स है, सिर्फ हैवी माल रखता हूं मैं, सिर्फ हैवी स्टॉक, तो मैं उस कस्टमर को बुलाता हूं जो मेरा बजट 3 लाख रुपए से लेकर 50 लाख या 1 करोड़ तक या 2 करोड़ तक हो। अगर मैं सिर्फ 10 ग्राम से नीचे की चीज रखता हूं, तो मैं एक मास कंज्यूमर हूं जो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम के कस्टमर को डिफाइन करना चाह रहा हूं। अगर मैं डिस्काउंट प्लेयर हूं, तो मैं इस तरह हु एम आई। एंड दूसरी चीज है वाई बाय मी,
मुझे लोग क्यों खरीदना है, मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे लोग मुझे खरीदेंगे, मेरी ज्वेलरी को खरीदेंगे, मेरा सेगमेंट कौन होगा। ये दो चीज बहुत जरूरत है। इंडिया में ज्वेलरी बिजनेस को डिफरेंट पैटर्न में कस्टमाइज किया गया है। बड़े ब्रांड्स है जैसे तनिष्क, रिलायंस, मल्टी स्टोर्स, मलाबार, पीसी ज्वेलर्स, टीबीजेड, जॉयलुकास, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं। फिर आता है कस्टमाइज बुटीक, जो अपॉइंटमेंट पे कस्टमर को बुलाते हैं, बाहर बोर्ड नहीं लगाते हैं, सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं। एक्सक्यूज मी। थर्ड आते हैं जनरलाइज, जो शोरूम बड़ा है, स्टॉक बड़ा है, बड़े लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। चौथा है बड़े स्टोर है, मास कस्टमर खाली। पांचवा है छोटे पीढ़ियों के दुकान जहां गद्दी लगी हुई है, लगा हुआ है और मोड़ का काम चल रहा है, गिरवी का काम चल रहा है। सो इंडिया में अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस वर्टिकल्स है, इसको बराबर समझिए और आप कौन से वर्टिकल में आते हैं उसको डिफाइन करके आप किसको बुलाना चाह रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंडिया के डिफरेंट सिटीज की बात करूं और उसका एग्जांपल दूं कि चांदनी चौक में दिल्ली में अगर आप मैकडॉनल्ड का बड़ा सा फॉर्मेट खोलेंगे तो वहां आलू टिक्की बर्गर जरूर बिकेगा, लेकिन शायद बड़े बड़े बर्गर्स और बड़े बड़े पैकेजेस ना बिक पाए, आई हैव नो आइडिया। बट अगर मैं इसको हाई स्ट्रीट पे खोलता हूं, साउथ एक्स में या करोल बाग में, तो शायद ये ज्यादा और बिक सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपना जो सेगमेंटेशन है वो बराबर डिफाइन करके रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है खर्चा कैसे करना। अगर आप छोटे ज्वेलर हो, मैं एकदम छोटे से शुरू करता हूं, टारगेट ऑडियंस जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग मैसेजेस में ये चीज टाइप कर रहे हैं और मेरे साथ जा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि बहुत लोग अलाइन हो रहे हैं इस डिस्कशन में प्रैक्टिकली। टारगेट ऑडियंस को रख के हमको एडवर्टाइजिंग को बाइफरकेट कैसे करना। हमने खर्चा तो बाइफरकेट कर लिया, लेकिन कहां करेंगे इसको कहां करेंगे। सो पहली चीज है, अगर आपका बजट बहुत लो है, आपके लिए पहली चीज आती है कि आप अगर 20 साल से ज्वेलर है, आपके पास 10,000, 20,000, 30,000 कस्टमर डेटाबेस है, आपका पहला खर्चा शुरू होता है उसको फोन कॉलिंग से। उसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। वन से लेकर जो भी फर्स्ट टॉप 200, 500, 1000 कस्टमर्स है, उनको बाइफरकेट कीजिए। सेकेंड कैटेगरी में समझिए आपका कस्टमर है 3 लाख से 10 लाख तक का, या 5 लाख से 15 लाख या 20 लाख का, फिर 5 लाख से 1 लाख तक, फिर 1 लाख से 1,000 तक। ये 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कीजिए। छोटे कस्टमर के पास मुश्किल है कि 5 लाख से ऊपर बड़े बिल बनना मुश्किल है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सेगमेंट, जो आपका सबसे बड़ा कस्टमर है ना, उनको बाइफरकेट करके रेडी रखिए। उनको फोन पे कनेक्ट कीजिए जब भी आपके पास नई डिजाइन आ रही है, उनको अपडेटेड रखिए व्हाट्सएप में, उनको अपडेटेड रखिए मैसेजेस में। ये एक पॉसिबल है। दूसरा, आप एक स्पेशल दिन या 3 स्पेशल दिन को रेडियो स्लॉट में बाइफरकेट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तीसरा, आप छोटे बिलबोर्ड्स उनकी सोसाइटी के अतरफ में लगवा सकते हैं, जो लो कॉस्ट होता है। चौथा है, आप फ्लायर्स, लीफलेट उनकी सोसाइटी में करवा सकते हैं, या आप न्यूज़पेपर में डलवा सकते हैं। सो पहले इंपॉर्टेंट चीज है छोटे ज्वेलर के लिए। मीडियम ज्वेलर के पास ये है जिनका बजट 10 लाख रुपया है, जिनका बजट 10 लाख रुपया है, वो बजट में आप एक होर्डिंग अच्छे प्राइम लोकेशन पे लगवा सकते हैं। दूसरा, आप पर्सनल एग्जीबिशन भी कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। साल में 2 बार एग्जीबिशन कर सकते हैं, 3 बार एग्जीबिशन कर सकते हैं नए कलेक्शन के तरफ में। चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्टाइजिंग में। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एडवर्टाइजिंग में इज, आप अपने न्यूज़पेपर एड को, आप अपने जो हेवी टीवी कमर्शियल को प्रॉपर बाइफरकेट करके रखिए। अगर आपके पास बजट है
अगर आपके पास बजट है तो ही इन मीडिया में जाइए, बिकॉज ये मीडिया में बहुत पैसा सक होता है, बहुत पैसा सक होता है। अगर आपके पास साल का 20 लाख 25 लाख से ज्यादा बजट है और आपके बड़े एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर महंगे हैं, तो ही आप इनको यूज कीजिए। या तो फिर आपके जो लोकेलिटी में लोकल न्यूज़पेपर है ना, उसमें आप यूज कीजिए, जहां एक क्वार्टर पेज एड या तो 12x20 का एड 5,000 का हो, 7,000 का हो, 10,000 का हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। पेपर एड का इंपॉर्टेंस भी समझिए, बिकॉज हर मीडिया का एक इंपॉर्टेंस है। होर्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आप अगर ड्राइव करके अपनी फैमिली के साथ एक सिटी से दूसरा सिटी जा रहे हैं, अभी तो आप गूगल मैप लगा रहे हो, लेकिन पहले के दिनों में आप वो होर्डिंग देखते थे, उसका डायरेक्शन देखते थे कि अहमदाबाद से अगर गांधीनगर जाना है तो कितना किलोमीटर है और कहां पर उसका डायरेक्शन है। उसी तरह होर्डिंग आपका इंफॉर्मेटिव एड है। होर्डिंग इज एन इंफॉर्मेटिव एड। लोग 5 सेकेंड 10 सेकेंड से ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपके एरिया में अगर आप होर्डिंग लगाओगे, उसमें लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बिकॉज वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है, दूध लेने जाता है, ऑटो रिक्शा में लेडीज निकलती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो एड्स को डेली एडमायर करते हैं, डेली एडमायर करते हैं, और उनको देखने का एक मजा अलग होता है। न्यूज़पेपर एड क्या होता है, आप सुबह चाय की कप या कॉफी लेके बिस्किट के साथ पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अब न्यूज़पेपर का थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझिए। न्यूज़पेपर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट यह है, अगर आज आपको कार बाई करनी है, या आपको वॉच बाई करनी है, या आपको कपड़े बाई करने हैं, तो तो आप वही ऐड देखोगे न्यूज़पेपर में जो ऐड आ रही है। आपको जो बाई करना है ना साइकोलॉजिकली, आप वही ऐड देखोगे, बाकी की ऐड को आप नजरअंदाज करोगे। ये साइकोलॉजिकल है, आप ट्राई करना कभी। लेडीज जिसको ज्वेलरी खरीदनी है ना, और जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो पूरी ज्वेलरी की ऐड देखेगी। जिस लेडी को साड़ी बाई करनी है, वो साड़ी ऐड बाई करेगी। सो न्यूज़पेपर का इफेक्ट यह है कि वो बैठ के प्रॉपर पूरा मसाला पढ़ता है। तीसरी चीज, रेडियो। रेडियो का जब तक दिन में 25 30 35 40 स्लॉट ना हो, आप बहुत बार एड मिस करके जाते हो। जनरल पब्लिक का ये है कि बहुत बार एड मिस कर जाते हैं, बहुत बार एड मिस कर जाते हैं। इसके अलावा आप लोकल फंक्शन हॉल है आजू बाजू में, जहां जाके आप वेडिंग के डेटा निकलवाते हो, फिर उन वेडिंग कस्टमर को कॉल करके बुलवाते हो। बहुत बार मैंने क्रॉस ब्रांडिंग देखी है, कपड़े वाले से साड़ी वाले से आप क्रॉस ब्रांडिंग करते हो। आप एक जनरल कैटलॉग बनाते हो, फोटो शूट करवाते हो, जिसमें साड़ी उसकी है और ज्वेलरी हमारी है, और उनके शोरूम में भी वो कैटलॉग रहता है, हमारे शोरूम में भी रहता है। और कम्युनिकेशन ये रहना चाहिए, अगर ये हो रहा है तो उनके यहां से जो भी साड़ी बिक रही है, वहां उनके स्टाफ को अगर हम कन्विंस कर पाए उनके ओनर को कि इसकी मैचिंग ज्वेलरी अगर आपको चाहिए, जो साड़ी आपने खरीदी है उनकी मैचिंग ज्वेलरी अगर चाहिए, तो प्लीज आप ये ज्वेलर के पास जाइए। और सेम ज्वेलरी में होता है कि अगर आपने ये ज्वेलरी खरीदी, इसकी मैचिंग साड़ी अगर आपको चाहिए, तो आप यहां जाइए। बड़े ब्रांड्स में भी मीडिया प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलिंग के लिए एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। मैन्युफैक्चरर को पहले तो अपने बिजनेस को प्रॉपर डिफाइन कर लेना है। इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड, जो प्रोडक्ट ब्रांडिंग शायद नहीं पॉसिबल है मैंने कहा, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड कौन सा है आज की तारीख में? एमरल्ड, एमरल्ड, एमरल्ड। उन्होंने, भले ही उनका माल, उनका स्टॉक बाकी के मैन्युफैक्चरर से कम प्रोडक्शन होता होगा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग नहीं जानता हूं, मैं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग नहीं जानता हूं। लेकिन जितना मैंने ये ब्रांड को एडमायर किया है, इनको निभाते हुए देखा है, मैंने किसी को नहीं देखा। होलसेलर्स में, होलसेलर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में पहले तो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर डिफाइन कीजिए। दूसरी चीज है, आप
किस शोरूम पे माल बेचना चाह रहे हैं? आप मास के लिए है या आप निश के लिए है? ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप मास के लिए है कि आप निश के लिए है, ये समझना बहुत जरूरी है। मास के लिए अगर है तो मास के लिए ऐसी क्या यूनिकनेस है आप में? आप अगर एक चेन ही बनाते हो तो आप क्या बोलोगे अपने बारे में? अगर आप एक आम बीटी बूटी ही बनाते हो, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में ब्रांड बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी मैंने नेम ब्रांड को लास्ट 15 साल में एडमायर करते हुए देखा है। जैसे ट्राइडेंट कलेक्शन कह सकता है, स्वर्ण शिल्प कह सकते हैं, आप श्रृंगार कह सकते हैं, आप आई एम सॉरी, मैं बहुत बड़े, बहुत ऐसे ब्रांड है, बहुत ऐसे ब्रांड है जो मैंने एडमायर किए हैं। ओरो कह सकते हैं, इटान, मैं सॉरी बहुत सारे नाम भूल जा रहा हूं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपकी प्रेजेंस ही आपका ब्रांड है। आपकी प्रेजेंस ही आपका ब्रांड है। आपका सबसे बड़ा ब्रांड टच कहां होता है? आपका ब्रांड टच दो जगह होता है। आप मैन्युफैक्चरर के बिजनेस के स्वभाव को समझते हैं और ब्रांड टच को समझते हैं। आप पहली चीज इन्वेस्ट करते हो एग्जीबिशन में। सबसे पहली चीज आप इन्वेस्ट करते हो एग्जीबिशन में, जो मैं लास्ट लगातार 2008 से आईजेएस और उसके बाद दुनिया के सारे शो देखते आया हूं, दुनिया के सारे शो। अब आप एक मैन्युफैक्चरर के स्वभाव को समझिए। आप लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट क्यों करते हो? एग्जीबिशन में लाखों करोड़ रुपए के खर्चा करके आप पार्टिसिपेट इसलिए करते हो क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है आपके। पहला ऑब्जेक्टिव है आपको नया कस्टमर मिले। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को, आपका कस्टमर जो आपको जानता ही नहीं, इंडिया के किस कोने से आया है, वो आपको आइडेंटिफाई करे, आपको आइडेंटिफाई करे। दुनिया भर के रिटेलर, दुनिया भर के रिटेलर शोरूम में आते हैं और हम इस एक्सपेक्टेशन से बैठते हैं कि हमारे ब्रांड को लोग जानेंगे, हमारे स्टॉक स्टॉक को लोग जानेंगे, हमको लोग जानेंगे, हमको लोग जानेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन 90% ऑफ द ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर ये बस मिस कर जाते हैं, ये बस मिस कर जाते हैं और अपने ब्रांड को कस्टमर के आगे अगेंस्ट रख ही नहीं पाते। मैंने बहुत सारे एग्जीबिशंस में, स्पेशली हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में ये देखा हुआ है कि एग्जीबिशंस में जब हम जाते हैं, हम हमारा स्टॉल लगाते हैं, हम हमारा इमेज लगाते हैं, हमारा प्रोडक्ट लगाते हैं, हमारा फोटो लगाते हैं, डिजाइन लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब मॉर्निंग चालू होने के बाद पहले 2 घंटे में अगर कोई कस्टमर हमारे काउंटर में नहीं आया, जी ये 90% लोगों की हाल है। 10% को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ऑलरेडी बड़े ब्रांड बन चुके हैं। 90% लोगों का ये प्रॉब्लम है कि खाखरा, थेपला, आचार, चिवड़ा, ऊंधिया ये सब निकाल के 4-5 स्टॉल वाले को जमा करके हम कुछ डिस्कशन में लग जाते हैं। हमारा जो कस्टमर के साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो हम हमारे स्टाफ के भरोसे छोड़ देते हैं। दूसरी बात, हम अभी रियलाइज कर रहे हैं लास्ट 2-3 साल में, जब हमने ये गलतियां की है, हम हमारे काउंटर में खड़े रहते हैं और पर्सनली कस्टमर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो कस्टमर तो ऑलरेडी किसी ब्रांड से जुड़ चुका है, छूट चुका है, मौका नहीं गया है। लेकिन फिर भी ये गलती हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ज्वेलर कंज्यूमर है जो छोटे ब्रांड में, छोटे होलसेलरों के पास, छोटे मैन्युफैक्चरर के पास अंदर एंट्री ही नहीं ले पाए, अंदर एंट्री आए ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। दूसरा ये है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं या हम होलसेल यूनिट चलाते हैं, अहमदाबाद में हो, बॉम्बे में हो, चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर, कहीं पर भी इंडिया में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जो कस्टमर बेस होता है ना, हम उसमें ही बहुत कंफर्ट जोन रहते हैं और हमारी दुनिया ही वही रहती है। हम कस्टमर बढ़ाने में बिलीव ही नहीं करते हैं। उसका मतलब यह है कि हमारे नाम को फैलाने में हम बिलीव ही नहीं करते। एग्जीबिशन में भी जब हम जाते हैं ना, तो हम उसी कस्टमर को फोन करते हैं और अगर हम 20-30 किलो माल लेके गए हैं तो आधा माल तो उसको ही सिलेक्शन करवा देते हैं और संतोष हो जाता है कि इस बंदे ने अपना, चलो अपना काम हो गया एग्जीबिशन का। वो कस्टमर तो वैसे भी आपके ऑफिस में आके माल लेने ही वाला था। होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए एक थंब रूल है, एक थंब रूल है,
या तो अपने प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस अपने सेगमेंट में, अपने स्पेसिफिक सेगमेंट में पहुंचकर प्रॉपरली अपनी पॉलिसी से, अपनी स्ट्रेटजी से पहुंचिए। माल आपका है, डिजाइन आपका है, स्टॉक आपका है, ओनर आप है। मार्केट कैसे डिसाइड करेगा कि आपको क्रेडिट मिलेगा, कैश मिलेगा, डिजाइन? आप ओनर है, आप डिसीजन मेकर है, मैं बेचूंगा क्रेडिट में या कैश में। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब हमने एक बॉम्बे के मैन्युफैक्चरर के साथ कंसल्टिंग किया था 2011 में। उन दिनों में वो प्रोडक्ट उन दिनों में वो प्रोडक्ट का ऐसा था, उन्होंने हमको कहा कि शबीर भाई हमारा 20 से 25 किलो का सेल है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज मैं इस चीज का डेटा और नाम शेयर नहीं करना चाहूंगा। हमारा छोटा मोटा बिजनेस 20-25 किलो का हो रहा है, लेकिन हमारा आदमी डब्बा लेके जाता है यहां से अलग अलग सिटी में, जो हमारे 25-50 क्लाइंट है, माल रख के आता है, आगे का उधारी लेके आता है और पीछे का उधारी पूरा कंप्लीट करता है। ये हमारा साइकिल है। इसकी वजह से हमारा कैश फ्लो में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो उधार देके आता है, 500 ग्राम लेके आता है, 2 किलो उधार देके आता है, तो हमें जो मेटल वापस चाहिए फैक्ट्री में वो हम कर ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने इसके साथ करीब 8 महीना काम किया। जब इसको रियलाइज हुआ कि मेरा प्रोडक्ट यूनिक है, या मैं इसमें और यूनिकनेस डाल सकता हूं जो मार्केट से वन स्टेप आगे हो, मैं अपने में एक यूनिकनेस डाल सकता हूं जिससे मैं मार्केट से वन स्टेप, मैं वो डिजाइन बनाऊं, मैं वो क्यूसी करूं, मैं उस टाइप का अपना पोजिशनिंग करूं कि लोग मेरे में वैल्यू देखें। उस मैन्युफैक्चरर को हमने 8 महीने में 20 किलो से 60 केजी पे लेके गए और 1 ग्राम क्रेडिट नहीं, एडवांस मेटल पे 100% एडवांस मेटल पे काम किया उसने, 100% एडवांस मेटल। और यही रीजन है कि उन्होंने अपने में बिलीव किया। पहली चीज, हम क्या हो रहे हैं कि हम इतने सारे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर हो गए हैं, हमने क्या हुआ, हम इतने कंफर्टेबल है डब्बा ले जाके ज्वेलरी दुकान की शोरूम में जाके, इतने कंफर्टेबल है और वहां बैठ जाते हैं, साहब ले लियो, 2 महीना 25 पैसा आप जो साहब आप रख लो, बस मैं आ जाऊंगा, जब मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा मैं लेने आ जाऊंगा पैसा। आप लोग होलसेलरों को प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बिजनेस को रीडिफाइन कीजिए। आप ही वो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो जहां से जर्नी स्टार्ट होती है। ज्वेलरी में गोल्ड, फाइन, बुलियन आपको क्रेडिट पे नहीं आता है, क्रेडिट पे नहीं आता है। क्रेडिट पे बेचने का ये जर्नी और ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाने का या ज्यादा सिस्टम बनाने का वो आपके हाथ में है। आपका कॉल है, मैं ओनर नहीं हूं, मैं सजेस्ट कर सकता हूं। लेकिन आपके ब्रांड को अगर ब्रांड से बनाना है तो ब्यूटीफुल एग्जांपल है ट्राइडेंट कॉर्पोरेशन, ब्यूटीफुल एग्जांपल है जिन्होंने, मैं कोई पर्सनल ये नहीं कर रहा हूं, उन्होंने मंगलसूत्र के वर्टिकल में इतने बड़े गेम चेंजर बने उन्होंने, जो मैं एडमायर करते आया हूं, ब्यूटीफुल एडमायर करते आया हूं। माफी चाहता हूं अगर बाकी के लोगों का नाम नहीं ले पाया, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, प्लीज इसको समझिए आप। मेरा मैन्युफैक्चरर के लिए ये क्लियर ये है कि प्लीज इसको समझिए और इसको आगे ले जाइए। मैंने अपनी लाइफ में 2 किताब से इतना सीखा हुआ है, इतना सीखा हुआ है। मेरे 2 बड़े लर्निंग रहे। एक किताब का नाम है डिफरेंशिएट और डाई, अलग करो या मर जाओ, या तो अलग करके दिखाओ या मर जाओ, डिफरेंशिएट और डाई। और दूसरी किताब है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। पहली किताब जो है डिफरेंशिएट और डाई, वो रिटेलर लोगों के लिए है, प्रॉपर रिटेलर लोगों के लिए है। और दूसरी किताब ब्लू ओशन स्ट्रेटजी प्रॉपर मैन्युफैक्चरर लोगों के लिए है। ये 2 किताबों में इस बिजनेस का एसेंस और मैन्युफैक्चरिंग या होलसेलर अपना ब्रांड कैसे कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझाया हुआ है। मैं क्षमा चाहता हूं, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा आपसे, बिकॉज मेरा सेशन में अभी डिजिटल मीडिया का शॉर्ट इंपॉर्टेंस समझा देता हूं और फिर थोड़ा क्लोजिंग की तरफ आता हूं। मैं अभी तक 50% भी टच नहीं कर पाया हूं, माफी चाहता हूं मैं, लेकिन मैं थोड़ा समय और लूंगा आपका। अब समझते हैं हम इस वक्त में, लॉकडाउन के समय में, मैं बुक नेम रिपीट करता हूं, किन्होंने पूछा है, डिफरेंशिएट और डाई,
जो रिटेल के लिए है और मैन्युफैक्चरर के लिए है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ये दो किताब अलग अलग किताब है। अब आते हैं डिजिटल मीडिया की तरफ। बराबर है। डिजिटल मीडिया में, ज्वेलरी इंडस्ट्री में 99% लोगों ने इसको समझा ही नहीं है। डिजिटल मीडिया होता क्या है? आप ये देखिए कि जब आपने नया नया फेसबुक डाउनलोड किया, इस लॉकडाउन के पीरियड में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका डिजिटल मीडिया है, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसको सही उपयोग कीजिए। डिजिटल मीडिया में जब आपने फेसबुक नया नया डाउनलोड किया, तो फेसबुक ने आपने अपने स्कूल के बचपन के दोस्त को ढूंढा, आप अपने मित्र को, पुराने मित्र को ढूंढ पाए, आप रीयूनियन कर पाए, आप अपने ज्वेलर भाइयों को कनेक्ट कर पाए दुनिया के हर जगह में। उसका मतलब ये था कि ये प्लेटफॉर्म इज अ कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। जब मैं ये कम्युनिटी कहता हूं ना, ये रिलीजन नहीं है। कम्युनिटी मतलब लाइक माइंडेड पीपल, आप और हम एक ही सोच के लोग हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अगर एक मर्सिडीज का एड किसी ने किया, आपने लाइक किया, दूसरे ने लाइक किया, तीसरे ने लाइक किया, मैंने भी लाइक किया, हम सबने लाइक किया, मतलब हम सब एक ही सोच वाले लोग हैं, हम सबकी सोच एक टाइप की है। जिन्होंने डिसलाइक किया, उनकी सोच हमसे नहीं मिलती है। दिस इज अ कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। इसमें सेल्स कन्वर्जन 0.00001% ही मिलता है। तो इसको अगर आप बजट में ऐड करते हो, तो आपके एडवर्टाइजिंग बजट का लास्ट स्टेप ये रखना, बिकॉज यहां से आपको ब्रांड स्ट्रेटेजी का परसिवियरेंस, पहचान मिलेगी, लेकिन सेल मिलना श्योर नहीं है। सेल मिलना श्योर नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिटेल ज्वेलर मैंने देखे अपने इतने साल के करियर में, इतने साल के करियर में, कि कहते हैं शबीर भाई हम 50,000 1 लाख रुपया महीने का फेसबुक वालों को देते हैं, यूट्यूब वालों को देते हैं, इनको देते हैं, हमें 25-25 हजार लाइक मिलती है, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब मिलते हैं, लेकिन कस्टमर दो भी नहीं आता हमारे पास। इसको हमने लाइव टेस्ट करके देखा था 3 साल पहले महाराष्ट्र के एक ज्वेलर के पास। उस ज्वेलर की रिटेल में, उनके ज्वेलर के रिटेल में यह था कि उनके पेज पे एवरी टाइम कुछ भी पोस्ट होता है तो 25 से 30 हजार लाइक मिलती थी। लेकिन हमने क्या किया, अक्षर तृतीया में हमने चेक करने के लिए हमने एक कैंपेन रिलीज किया डिजिटल मीडिया पे। हमने एक कोड रिलीज किया, जो ये कोड लेके आएगा उसके लिए एक एक्सप्रेस लाइन होगी और 2% प्राइस में भी डिस्काउंट मिलेगा। हम मेजर करने वाले थे कि हमारे पास डिजिटल मीडिया से कस्टमर कितना आता है। अक्षर तृतीया के दिन हर ज्वेलर के पास भीड़ लगी रहती है, गोल्ड कॉइन बिकते हैं, सब कुछ बिकता है। गोल्ड कॉइन पे डिस्काउंट भी नहीं दे सकते हम, लेकिन हमने ये टेस्ट एंड ट्रायल के लिए दिया। 51,000 लोगों ने उसको लाइक किया, लेकिन 2 ही बिल बने, 2 बिल बने खाली। एक्सप्रेस लाइन पूरी खाली थी, 2 बिल बने सिर्फ। आप ये सोचिए कि ये नेगेटिव नहीं है। डिजिटल मीडिया, फेसबुक लीजिए, इंस्टाग्राम लीजिए, व्हाट्सएप लीजिए, यूट्यूब लीजिए, आप कोई भी लीजिए, यहां पर आप एडवर्टाइजिंग से अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं, इंक्वायरी शायद जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इस पे पूरी एनर्जी मत डालिए। यहां पर फूड कंपनी जो है, एफएमसीजी फूड कंपनी, एक्सक्यूज मी, एफएमसीजी फूड कंपनी को बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, बिकॉज हर इंसान खाना ढूंढता है। कपड़े वाले को पॉपुलैरिटी मिल सकती है, जूते वाले को पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लेकिन इतने बड़े ब्रांड के समुंदर में ये एडवर्टाइजमेंट भी खो जाती है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है भाइयों से कि आप इसका एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग को प्रॉपर समझिए, प्रॉपर डिटेल में जाइए, और हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट है, आज ही रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे आपको 500 वीडियो मिलेंगे जो फ्री में आपको डिजिटल मीडिया कोर्स करवाएंगे। 2 घंटा सिर्फ आप बैठिए, आप डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको सिर्फ लगेगा तो एक बंदा जो आपको क्रिएटिव बना सकता है, वो भी चाहे तो आप अपने स्टाफ को शोरूम में
ट्रेन कर सकते हैं फ्री में। यूट्यूब में, गूगल में ऐसा कोई चीज बाकी नहीं है जो आपको नहीं सिखा सकता हो। आपको बड़ा एजेंसी इंग्लिश बोलने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, गोली देने के लिए नहीं चाहिए। आपको डिजिटल मीडिया पे अपने ब्रांड को, अपने नाम को जिंदगी भर अवेलेबल रखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं बंद करना है, आपको अवेलेबल रखना ही पड़ेगा। लेकिन लेकिन इसका सही तरीका ये लॉकडाउन के समय में प्लीज सीख लीजिए, प्लीज सीख लीजिए, प्लीज सीख लीजिए। सोशल ब्रांडिंग क्या होता है? सोशल ब्रांडिंग, सोशल ब्रांडिंग ये होता है कि आप समाज से जुड़िए। सोशल ब्रांडिंग में क्या होता है कि आप सेल का डायरेक्ट डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं, आप इनडायरेक्टली लोगों के दिल में बैठते हैं, जिसको इमोशनल ब्रांडिंग भी कह सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में दो चीजें हैं जो मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अपना जो यूट्यूब वीडियो मैंने मार्केटिंग पे रिलीज किया था उसमें भी बताया था। एक होता है थीम, दूसरा होता है स्कीम। मैं पहले सोशल ब्रांडिंग की बात करता हूं। सोशल ब्रांडिंग में क्या होता है, हमने एक कैंपेन किया था महाराष्ट्र के एक गांव में कि आप जब एसएससी पास होते हो, आपका जब आपकी बेटी, हमने मदर को रिकॉग्नाइज करने के लिए यह कैंपेन किया था। दुनिया में अगर आप देखोगे तो एजुकेशनली टॉपर होते हैं, उनको तो दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। फादर मेल है, अगर वो बिजनेस में सक्सेस होते हैं, ट्रेनिंग में सक्सेस होते हैं या समाज में सक्सेस होते हैं, उनको एप्रिसिएशन हर जगह ट्रॉफीज मिलती है। मदर को कहीं पर भी सक्सेस के लिए रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उनको सिर्फ किचन में हम कहते हैं वाह बहुत अच्छा है, या तो फिर कॉर्पोरेट वुमन है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लेडीज है, उनको। हम उन मदर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने एक कैंपेन निकाला था कि जिन माओ ने, जिन मदर ने अपनी बेटी के पीछे इतना एफर्ट डालकर एसएससी एचएससी ग्रेजुएशन में जिनका फर्स्ट क्लास आया है, वो अपनी बेटी के साथ आए अपने शोरूम में। हमने बड़ा सा एक बॉक्स रखा, अपना कार्ड नंबर डालिए अंदर, और हम आपको अप्रिशिएट करेंगे हमारे डिजिटल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे। और इसके बाद हम एक बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे आपके लिए जिसमें दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी। हम चाहते हैं कि दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करे। इसमें टोटल 11,000 लोग, 11,000 मदर अपनी डॉटर के साथ आई, उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन डाला। मतलब 11,000 फीमेल टारगेट सेगमेंट ने अपने डिटेल्स ऑलरेडी कस्टमर को दे दिए, जो कंज्यूमर बन सकते हैं कल आपके। दूसरी चीज है, इनको सबको सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किया। तीसरी चीज, इनमें से जो टॉप 500 थे उनके लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम किया, जिनमें इनको रिकॉग्नाइज किया, और एक स्पीकर आए थे जिन्होंने 3 घंटे इन सबको इतना रुलाया, इतना इमोशनली रुलाया कि मैं अपनी जिंदगी में इतना रोना नहीं देखा। जोले खुद रोया और सब बेटे बच्चे अपनी मां से गले लग के रो रहे थे। इतनी खुशी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। यह सोशल ब्रांडिंग होता है। सिर्फ आप फंड दे देना या सिर्फ आप डोनेशन दे देना, इसका तरीका कैसे स्ट्रेटेजिकली हो सकता है, आप सोचिए, प्लीज सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास दो और चीज है, छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत मैटर करती है, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। इसको पर्सनली मत लीजिए या इसको किसी सिंगल व्यक्ति के लिए मत लीजिए। मैंने इंडिया में अलग अलग सिटीज में देखा हुआ है कि आप अपने ज्वेलरी रेट्स को खुद तोड़ते हो, खुद ब्रेक करते हो और खुद अपने बिजनेस को किल करते हो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लुई विथॉन का एक बैग है जिसकी कीमत 1 लाख रुपया है। लुई विथॉन का एक बैग है जिसकी कीमत 1 लाख रुपया है। उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? प्लीज बताइए। उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। उसका कितना मार्जिन है? उसका कितना मार्जिन है? और वो मार्जिन कैसे बता पा रहा है? वो ये कहता है कि मैंने 15,000 में बनाई है, मैं 16,000 इसका रेट लगा के बेच दूंगा और इसके 1,000 पीस बेच दूंगा, 2,000 पीस बेच दूंगा। आप लोग इतनी ब्यूटीफुल चीजें बनाते हो, अनबिलीवेबल चीजें बनाते हो, अनबिलीवेबल। मतलब
कारीगर को, अगर मुझे लाइफ में मौका मिला तो मैं दुनिया के बेस्ट ऑफ कारीगर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कारीगर के हाथ चूमना चाहूंगा, उनको सैल्यूट करना चाहूंगा और उनके लिए मतलब ऐसे शब्द बोलना चाहूंगा जो मेरे दिल से निकले। हम तो उसको 5 वेस्टेज में, 4 वेस्टेज में, 6 वेस्टेज में ऐसे ही निकाल देते कमोडिटी की तरह। बट प्लीज ज्वेलर भाई, यू आर दी प्रीमियम लग्जरी इंडस्ट्री। आप लोग ही इंडिया की, दुनिया की सबसे प्रीमियम लग्जरी इंडस्ट्री हो। इस इंडस्ट्री को खत्म मत कीजिए, काटिए मत, कचरा मत कीजिए। ये लॉकडाउन पीरियड में आपके पास एक अच्छा मौका है यूनाइट होने का। इंडिया के सब ज्वेलर के पास एक सॉलिड मौका है यूनाइट होने का। अपने बिजनेस और अपने गोल्ड रेट को खत्म मत कीजिए। मैं इतना खुश होता था जब मैं नया नया आया, मैंने देखा कि 92 का माल 98 में रेट में लोग खुशी से ले रहे हैं और ज्वेलर भाई प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए, अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए, आप 1 लाख रुपया वाला ट्रेंड स्टाफ नहीं रख सकते अपने शोरूम में, 50,000 वाले आदमी नहीं रख सकते आप अपने शोरूम में। आप अपने शोरूम में प्रोफेशनल स्टाफ, ऑर्गेनाइज स्टाफ, सिस्टमेटिक स्टाफ नहीं रख सकते बिकॉज आप पहले ही बजट में रो रहे। वो बंदा जो 20 साल आपसे काम करा है, उसका ग्रोथ प्लान सोच ही नहीं पा रहे बिकॉज हमारा रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिन ब दिन श्रिंक होते जा रहा है। क्यों? हमने शुरू किया 98 से, फिर 95 पे आए, फिर 93 पे आए, 92 पे आए, 90 पे आए, 88 पे आए, कल 85 पे आ जाएंगे, 80 पे आ जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग हमारी इंडस्ट्री को ही किल कर रहे हैं। हम लोग हमारी इंडस्ट्री को ही किल कर रहे हैं। मेरा फिर रिक्वेस्ट है मेरे ज्वेलर भाइयों और बहनों से, इसको पहले टॉप प्रायोरिटी बनाइए। बाकी सारे मुद्दों को साइड में रख दीजिए, सारे मुद्दों को साइड में रख दीजिए। प्लीज यूनाइट हो जाइए इंडियन इंडस्ट्री और इस मुद्दे को एक नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन बना दीजिए। बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन में मैंने इंडिया में देखा हुआ है जहां स्टैंडर्ड रेट्स है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट है और स्टैंडर्ड चीजें हैं। आपका कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा कि उसका 200 रुपया ग्राम होना चाहिए, 250 रुपया ग्राम होना चाहिए, 300 रुपया? आप डिसाइड करोगे उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहना चाहिए। बाजू वाला डिसाइड नहीं करेगा आपके शोरूम का प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहना चाहिए। दूसरी चीज है, कचरा मत कीजिए अपनी एडवर्टाइजिंग में। अपने ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का कचरा मत कीजिए। 55 रुपीज ग्राम, 99 रुपीज ग्राम। मैं पर्सनली किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं। अपने ब्रांड का कचरा मत कीजिए। अपने ब्रांड का वैल्यू लोगों के दिमाग में बढ़ाइए। जब आप एक एप्पल फोन लेने जाते हो, जब आप सिम कार्ड डालते हो, आपका फील कैसा है? आप एक मर्सिडीज लेते हो, मर्सिडीज का कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, आप लोग का फील कैसा होता है? आपका कंज्यूमर वो फील करना है, फील करना है। आप लोग कमोडिटी नहीं बेच रहे हो, प्लीज इसको कमोडिटी से निकलकर बाहर आ जाइए। अपनी इंडस्ट्री में इसको फील दीजिए। आप जब इमोशन, जज्बात से अपना प्रोडक्ट बेचोगे, आप 10 गुना पैसे नेट प्रॉफिट बनाओगे, 10 गुना। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, जिस ज्वेलर ने अपना ब्रांड, अपना नाम इमोशन से जोड़ के बढ़ाया है, वो 10 गुना पैसे बनाएगा और अपने स्टाफ को जीरो से लेकर हीरो तक लेके जाएगा, जो जिंदगी भर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा। प्लीज इसको समझिए। आप वेल डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसको कैसे करें। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि जब हम एडवर्टाइजिंग, फोटोग्राफी करते हैं, हम मॉडल कैसे सिलेक्ट करें, हम कितना पैसा शूट में सिलेक्ट करें, और ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको एड्रेस करना शायद इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए समय की मारामारी है। मेरा समय ऑलरेडी ऑफ हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा अगर मैं कल के सेशन में या परसों के सेशन में इसको एड्रेस कर पाऊं, थोड़ा समय बचे तो। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने इस चीज को पॉजिटिव लिया।
और इस चीज में सहयोग दिया। ज्वेलर भाइयों, मैं एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट, सुपर पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप लोग के लिए कहूंगा। आज की तारीख में पूरी कार एजेंसी, पूरी रियल एस्टेट एजेंसी, पूरी कंपनीज सब बंद है। उनका खर्चा कैसे निकलता होगा? दुनिया की सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बंद है, उनका खर्चा कैसे निकलता होगा? प्लीज बताइए। वो पैसे कैसे कमाते होंगे? प्लीज बताइए। सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो दुकान बंद है फिर भी किलो पे 4 लाख रुपया हम कमाए। दुकान तो बंद है लेकिन 4 लाख रुपया मार्जिन कमा लिया हमने। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इससे अच्छा क्या? कल के सेशन में मैं बताऊंगा कि आप एज अ टीम प्लेयर, ओनर एज अ टीम प्लेयर, ओनर एज अ टीम प्लेयर कैसे अपनी टीम को जिता सकते हैं। और मेरे पास जितने भी सवाल आपके आ रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले जितने भी सेशन बाकी है उसमें सारे एड्रेस करूंगा, मैं सारे जवाब एड्रेस करूंगा। मेरा नंबर है, प्लीज नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9959559903। शबीर वसाया, एक्मे कंसल्टिंग हैदराबाद। मैं फिर रिपीट करता हूं, 9959559903। शबीर वसाया, हैदराबाद। मैंने अगर किसी ब्रांड के लिए कुछ अगर मिस इंटरप्रेट किया है या गलती से कोई ऐसा एग्जाम्पल जो गलत होता रिलेवेंट में, क्षमा कीजिए। जय भारत, जय हिंद। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।